नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरकारी कनेक्शन पर। दोस्तों, जैसे कि कल आपको पता है मैंने हिस्ट्री की क्लास पढ़ा दी आपकी। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें उस वीडियो में जानी थी। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है लूसेंट हम पढ़ा रहे हैं, लूसेंट की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, लूसेंट का पूरा निचोड़ है मेरे पास, उसके अच्छे अच्छे नोट्स मैंने आपको बना के यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम मेरा है। लूसेंट आपको पढ़नी है, फिर भी पढ़ते रहना है, पर जो मैं नोट्स पढ़ूंगा उन्हें भी पढ़ते रहना है साथ के साथ। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लूसेंट का ही। देखिए, लूसेंट से कल मैंने नहीं पढ़ाया था, बल्कि कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था हिस्ट्री का, पर आज लूसेंट से हम स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक, जो हमारी बुक है लूसेंट, उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कुछ अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, लूसेंट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़िएगा और यहां से पढ़िएगा, दोनों को मिक्स करके पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, अगर आप खाली यहां से भी पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर लूसेंट से पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लूसेंट से ही मैं निचोड़ लेकर आया हूं आपके लिए। जो चीजें लूसेंट में है वही चीजें यहां है। लूसेंट हो गया, लक्ष्मीकांत होगी, सभी का निचोड़ मिक्स करके यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा? दो भागों में, जिसमें पहला है पूर्व वैदिक काल, या पीरियड बोल सकते हैं, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। देखिए, ये लूसेंट के अंदर नहीं है, पर मैं आपको आसानी से सरल भाषा में समझा रहा हूं। यहां पे सरल भाषा में हम सीख रहे हैं, जो आपकी हिस्ट्री है उसको बहुत इजी बना दूंगा, इजी तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, इसका टाइम पीरियड भी आप नोट कर सकते हैं। 1500 से 1000 बीसी। कल सभी ने पढ़ा था बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं समय की। उत्तर वैदिक काल जो आपका टाइम पीरियड था, 1000 से लेकर 600 बीसी तक था। देखिए कितना इजी होगा सब कुछ। वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, वैदिक शुरुआत पढ़ रहे हैं, इसको दो भागों में बांटा, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए, अभी स्किप मत करिएगा वीडियो, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। पूर्व वैदिक काल के अंदर क्या आता है, देखिए अब आप समझेंगे। पूर्व वैदिक काल के अंदर आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लूसेंट में आप सभी ने देखा होगा ऋग्वेद है, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल है, इसमें हम क्या था, इसमें हमारा यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, बिल्कुल सही बात, अब समझ में आ गया ना। लूसेंट में भी आपका यही है वेद, और वेद को मैंने इस तरीके से क्लासिफाई करा, इस तरीके से लूसेंट के अंदर नहीं था। बिल्कुल सही ना। देखिए, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, दो भागों में डिफरेंस किया, दो भागों में हमने सब बांटा, पूर्व वैदिक काल और सेकंड है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में 1500 से 1000 का बीसी का समय था, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 बीसी तक का था। इसके अंदर ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आए थे। बिल्कुल सही ना। एक और चीज आपको बताऊंगा, देखिए बहुत इजी तरीके से समझेंगे, मजे लेते हुए अच्छे तरीके से समझेंगे। इस क्लास को फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा। अगर आप क्लास ले रहे हैं, लाइव लेना कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड ले रहे हैं, मतलब दिमाग को बिल्कुल यहीं पे रखिएगा। देखिए, राइटिंग मुझे पता है खराब है, पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। जो आपके वेद है, देखिए मैंने इनको सभी को यहां पे कर दिया। इनके जो रचयिता हैं, इनके जो रचयिता हैं वो कौन है, वेदों के रचयिता कौन है दोस्तों? कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इसके रचयिता हैं वेदों के। ठीक है, इतनी बात अभी तक समझ में आई ना, बहुत अच्छे तरीके से समझा ना, बिल्कुल सही बात ना। अब क्या करेंगे, एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं, ये लूसेंट के अंदर नहीं है, ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा रहा हूं आपको। 2-3 बुक मैंने पढ़ी हैं, उसके बाद ये निचोड़ लाया हूं आपके लिए।
आर्यों के समय वैदिक सभ्यता थी। आर्यों के समय वैदिक सभ्यता थी, इस बात को सभी लोग याद करें। आर्यों के समय वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, बिल्कुल सही ना? ठीक है, ये वैसे इतना इंपोर्टेंट नहीं, बस मैंने लिखवा दिया अपनी तरफ से। अब हम क्या बात करेंगे, मेन जो टॉपिक हमारा ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद। वेद पढ़ेंगे, पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, आपका उपनिषद, और इसके अलावा वेदांग और पुराण। आज की क्लास में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। कितना हो जाएगा आपका आज? लूसेंट के आपके करीबन 2 पेज हो जाएंगे कंप्लीट आज। लूसेंट को छोड़ दीजिए, लूसेंट से बस आप ये देखिए, मैं लूसेंट के हिसाब से चल रहा हूं, बिल्कुल लूसेंट के, जो लूसेंट के अंदर आएगा वही हम पढ़ते चल रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हाईलाइटर लीजिएगा, हाईलाइटर लेंगे, लूसेंट बुक पढ़ेंगे बिल्कुल प्यार के साथ। जैसे आप लूसेंट बुक को पूरा पढ़ेंगे, जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आज हम वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उपनिषद और वेदांग और पुराण, इतने हम पढ़ेंगे। इतने टॉपिक्स को आप सिर्फ पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और यहां से जो मैं लिखवा रहा हूं ये याद कर लीजिए नोट्स बना के। इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करें ऋग्वेद की। इसको मैं रफ कर ले रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया नोट कर ले। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे ऋग्वेद की। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही। जो जो लिखाऊंगा वो अच्छे तरीके से याद करेंगे। देखिए ऋग्वेद 1028 इसके अंदर सूक्त है। देखिए 1028 इसके अंदर सूक्त है, सूक्त एग्जाम में आता है कभी कभी। और 10,562 ऋचाएं इसके अंदर हैं। सिर्फ आपको ये याद करके चलना, ठीक है? 10,562 इसके अंदर ऋचाएं उपस्थित हैं, ठीक है? उसके बाद एक चीज और आती है एग्जाम के अंदर, देखिए इसमें शब्द कितने हैं। इसके अंदर शब्द हैं आपके 1.5 लाख। देखिए जो वीडियो को पूरा देखेगा, स्किप नहीं करेगा, अच्छी तरीके से समझेगा, उसी को समझ में आएगा। जो ऋग्वेद को पढ़ाने वाला होता है उसे बोलते हैं होत्र, होत्र बोलते हैं, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद सबसे प्राचीन वेद है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मार्क कर देना है ऋग्वेद के ऊपर, ऋग्वेद, बिल्कुल आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? इसके बाद ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद, जो इसका उपवेद है दोस्तों वो है आयुर्वेद। ये भी क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है? इसमें जो खोज हुई थी उस समय लोहे की खोज हुई थी, और आप सभी को पता होगा पूर्व वैदिक काल की बात है। पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की खोज हुई थी, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का समय था, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में मैंने इसीलिए आपको समझ में आएगा, जब मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया था ना, तो पूर्व वैदिक काल में मैंने ऋग्वेद को रखा था, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को रखा था। बिल्कुल सही बात है ना? चलिए अब एक चीज और नोट करेंगे यहां से सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है? ऋग्वेद कालीन प्राचीन नदियां थी जो ऋग्वेद कालीन थी। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इस बात को याद रखेंगे सभी लोग। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनता है यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा इसको, ठीक है? देखिए यहां पे इसका नाम लिखेंगे और पुराना नाम जिसका था। एग्जामिनर क्या पूछता है वो अभी आपको बताऊंगा मैं। कुछ नदियों का नाम लिखते हैं, जैसे देखिए स्टार्टिंग करेंगे यहां से। सबसे पहले सतलज, रावी, व्यास, इसके बाद आपकी और जो नदियां थी उसके बारे में लिखेंगे।
जैसे काबुल, सिंध, झेलम, स्वात, चिनाब। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बाकी लूसेंट के अंदर ये नदियां हैं, वहां से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बुक में आता है ऋग्वेद कालीन नदियां जो थी उनके क्या नाम थे पुराने समय में। देखिए, सबसे पहले रावी नदी के नाम की बात करेंगे। जो रावी नदी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था परुष्णी। परुष्णी। ठीक है, सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध का नाम था हीरथ। हीरथ। झेलम का नाम था वितस्ता। वितस्ता। देखिए, सतलज का नाम था सतुद्री। और व्यास का नाम था आपका विपासा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है पर ये आपको याद करने पड़ेंगे। और काबुल का नाम था कुंभा। देखिए, अब बात करेंगे सुवात की। इसका नाम था सुवस्तु। और चिनाब का जो नाम था आस्किनी। आस्कानी भी इसे बोल सकते हैं, आस्किनी। देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। प्राचीन नदियां की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद कालीन। एग्जाम में आएगा सतलज नदी का पुराना नाम क्या था ऋग्वेद काल के समय? शतुद्री नाम था। उसके बाद एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए आपको सभी याद करना है पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं अभी तक। चिनाब हो गया आपका, झेलम हो गया, सिंध हो गया, जो मैंने लिखना है सभी लगभग पूछे गए पर ये इंपॉर्टेंट है। रावी का पुरुषणी हो गया, सिंध का हीरत हो गया, झेलम का वितस्ता हो गया और चिनाब का आस्किनी हो गया। ठीक है, ये कुछ प्राचीन नदियां थी जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया ना? सही बात। एक चीज और यहां पे नोट करिएगा सभी लोग। चलिए यहां से लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे प्राचीन देवता ऋग्वेद काल समय की बात कर रहे हैं, इंद्र थे। इंद्र 250 बार इनका वर्णन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार और शिव 3 बार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या? ऋग्वेद काल के सबसे पवित्र देवता थे आपके। सबसे प्राचीन नहीं, पवित्र बोलते हैं इसको, पवित्र। सबसे पवित्र, ये एग्जाम में आएगा। सबसे पवित्र देवता थे इंद्र, 250 बार इनका वर्णन किया गया था। अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार और शिव 3। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी आपकी थी सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद काल की। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो सिंध है ना, सिंध हीरत, यह है उसका वर्णन 55 बार था। 55 बार था। उस समय की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेद काल समय की बात कर रहे हैं दोस्तों। 55 बार इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, इस तरीके से ऋग्वेद में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। देखिए, एक बार फिर से समझाऊंगा आप सभी को। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 रचनाएं हैं इसके अंदर। शब्द इसके अंदर 1.5 लाख है। पढ़ाने वाला होत्र होता है। सबसे प्राचीन वेद आपका ये है। उपवेद इसका आयुर्वेद है। खोज इसमें लोहे की हुई थी। पूर्व वैदिक काल का समय था। यहां पे प्राचीन नदियां थी, उनके सभी के नाम लिखे हुए हैं। पर अभी कुछ बचा है, देखिए क्या बचा है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है, ये सब याद रखेंगे। क्या है? चौथा मंडल। ये सिर्फ एग्जाम में आएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस चीज के बारे में बताया गया? गायत्री मंत्र जो कि सूर्य को समर्पित है। चौथा मंडल जो है कृषि,
बिल्कुल सही। आठवां मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है हस्तलिखित शिलाओं के बारे में, हस्तलिखित शिलाओं के बारे में, जिसे खिल कहा जाता है। खिल, क्या कहा जाता है? खिल। अपनी बुक को खोल के रखिएगा सामने अपने और समझते चलिएगा। नौवां मंडल जो है आपका सोम देवता के बारे में, सोम देवता के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने ऋग्वेद को कंप्लीट किया दोस्तों, और ऋग्वेद ही आज हमने जाना है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कल से बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बाकी सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऋग्वेद मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में। धन्यवाद।